डीएनए में आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। आज सबसे पहले हम राजनीति की कमबैक क्वीन कही जाने वाली जयललिता की सेहत का विश्लेषण करेंगे। आप लगातार पिछले कई घंटे से जयललिता की सेहत के बारे में अलग अलग तरह की खबरें पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और हर अखबार और हर न्यूज़ चैनल अलग अलग तरह की खबरें आप तक पहुंचा भी रहा होगा। लेकिन सही क्या है, हम आपको आज बताएंगे। जयललिता पिछले 22 सितंबर यानी 75 दिनों से चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती हैं और जब से वो इस अस्पताल में भर्ती हुई तब से उनकी बीमारी का सस्पेंस लगातार बढ़ता चला गया। कल अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। अब सवाल यह है कि हर बार राजनीति में कमबैक करने वाली जयललिता क्या इस बार जिंदगी का कमबैक कर पाएंगी? जयललिता को करीब से जानने वाले एक बात अक्सर कहते हैं कि जयललिता को चाहे आप पसंद करें या नापसंद, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। 68 वर्ष की जयललिता की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है और आज हम उनकी फिल्मी जिंदगी से लेकर राजनीतिक जिंदगी तक का गहरा विश्लेषण आपके लिए करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त के ताजा हालात के बारे में बता देते हैं कि इस वक्त चेन्नई में क्या चल रहा है। जयललिता की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। इस वक्त चेन्नई के अपोलो अस्पताल के मुताबिक जयललिता फिलहाल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। शाम को चेन्नई में एआईएडीएमके के मुख्यालय में पार्टी का झंडा झुका दिया गया था। इसे भी एक बुरे संकेत के तौर पर देखा गया। हालांकि कुछ ही देर के बाद झंडा फिर से लहराने लगा। जयललिता की हालत का जायजा लेने के लिए सूचना प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू भी चेन्नई के अपोलो अस्पताल पहुंचे। जयललिता की खराब सेहत की वजह से उनके समर्थकों में बहुत बेचैनी है। शाम को अपोलो अस्पताल के बाहर कुछ समर्थकों ने हंगामा भी किया, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा क्योंकि उस वक्त अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही थीं उनकी सेहत के बारे में। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए जगह जगह पर चेन्नई में पुलिस तैनात कर दी गई है और चेन्नई में इस वक्त करीब 5000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा है ताकि राज्य में हालात बिगड़ने पर ये पैरामिलिट्री फोर्सेस शॉर्ट नोटिस पर भी तमिलनाडु पहुंच जाएं। तनाव की वजह से चेन्नई के स्कूल कॉलेजों में आज दूसरे दिनों के मुकाबले बहुत कम छात्र पहुंचे। दफ्तरों में जाने वाले लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी में कल होने वाली सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। पथराव की एक घटना के बाद कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने तमिलनाडु के लिए जाने वाली बसों की सेवा फिलहाल रोक दी है। यहां सोचने वाली बात यह है कि आखिर जयललिता में ऐसी कौन सी खास बात है कि उनकी तबीयत बिगड़ने पर या उनके खिलाफ कोई फैसला आने पर लोग इतने भावुक हो जाते हैं। और इससे पहले भी सैकड़ों लोग जयललिता से जुड़ी किसी भी नकारात्मक खबर को लेकर आत्महत्या की कोशिश करते रहे हैं। इससे आपको यह पता चलता है कि जयललिता के समर्थक उन्हें कितना चाहते हैं और उनके प्रति कितने भावुक हैं। जयललिता पिछले 75 दिनों से तमिलनाडु के अस्पताल में भर्ती हैं। कल उन्हें अस्पताल में ही दिल का दौरा भी पड़ा, लेकिन इससे पहले ही 75 दिनों से उनका इलाज चल रहा था। बल्कि कल डॉक्टर उन्हें छुट्टी देने के बारे में सोच रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब जयललिता अस्पताल से घर लौट आएंगी। लेकिन जब ये सब चल ही रहा था, अचानक से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जयललिता को कौन सी बीमारी है, यह अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि जयललिता की बीमारी को एक रहस्य बनाकर रखा गया। लेकिन तमिलनाडु के करीब 8 करोड़ लोगों के साथ अब पूरा देश भी ये जानना चाहता है कि जयललिता को कौन सी बीमारी है और उन्हें हुआ क्या है। इसी वर्ष 22 सितंबर की रात 9:45 पर अचानक मुख्यमंत्री आवास में पता चला कि जयललिता बेहोश हो गई हैं और 30 मिनट के बाद जया बेहोशी की हालत में अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू में पहुंच चुकी थी। इस दौरान तमाम अखबारों और न्यूज चैनल्स ने जयललिता का इलाज कर रहे डॉक्टर्स या कर्मचारियों से बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। यह भी खबर आई कि हॉस्पिटल के हर कर्मचारी का फोन राज्य की इंटेलिजेंस एजेंसियों के सर्विलांस पर रखा गया था, ऐसा सूत्रों से पता चला। गोपनीयता ऐसी रखी गई कि जयललिता की मेडिकल फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया गया। ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जयललिता की तबीयत को लेकर अफवाह फैलाने के आरोप में तमिलनाडु में कई लोगों पर केस भी दर्ज हो चुका है और कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले जयललिता अपने चेकअप कराने के लिए हर 3-4 महीने में
चेन्नई के ही श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज जाती रही हैं, लेकिन यह बात कभी भी किसी को बताई नहीं जाती थी। इस बीच लंदन के एक बड़े डॉक्टर को बुलाया गया। सिंगापुर से भी डॉक्टरों की एक टीम उन्हें देख रही थी। मीडिया में ऐसी भी खबरें आई थी कि जयललिता की देखरेख करने वाली डॉक्टरों की टीम को 24 घंटे अस्पताल में ही रहने को कहा गया है, यानी वो अस्पताल से बाहर नहीं जा सकते। जिन नर्सेज की ड्यूटी जयललिता की देखरेख में लगी हुई थी, उनके मोबाइल फोन्स भी ले लिए गए थे। लेकिन इस बीच उनकी तबीयत में लगातार सुधार का दावा किया जा रहा था। 19 नवंबर को जयललिता को आईसीयू से हटाकर एक अलग कमरे में शिफ्ट किया गया। लेकिन कल जब डॉक्टर उन्हें छुट्टी देने के बारे में सोच ही रहे थे, तब अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और भारत की एक बहुत बड़ी महिला नेता है। उनके करोड़ों समर्थक हैं जो उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। इसलिए हमें लगता है कि जयललिता की बीमारी और उनकी हालत को लेकर आज और ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की तबीयत के बारे में अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सोमवार को दिन भर जयललिता की सेहत को लेकर असमंजस बना रहा। अपोलो अस्पताल के मुताबिक उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। लंदन के डॉक्टर रिचर्ड बेले की सलाह ली गई है। दिल्ली के एम्स से भी डॉक्टर्स की एक टीम जयललिता के इलाज के लिए चेन्नई भेजी गई है। हम रेगुलर उनके साथ टच में हैं और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों। और हमने अपने डॉक्टर्स की टीम वहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की भेजी है। Citizen is crying there. What is happening to Amma? What is happening to Amma? Because she has done many schemes for the people, right? So they are worshipping her like God, not like a leader, political leader. पूरे देश में अम्मा के समर्थक उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। जयललिता की खराब तबीयत से समर्थक सदमे में हैं। तमिलनाडु के साथ साथ पूरे देश में जयललिता के लिए दुआएं हो रही हैं। हर जगह सिर्फ अम्मा की बात हो रही है। अम्मा एकदम ठीक होने के लिए हम लोग पूजा किया है। अम्मा एकदम ठीक हो गए, वापस अच्छे से हो गए, वापस तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर हो गए, पब्लिक की सेवा करने के लिए हम लोग की उम्मीद है। अम्मा नल्ला मुरेल जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए, तो पब्लिक के लिए अच्छा करना चाहिए। तमिलनाडु के मदुरई में जयललिता समर्थकों ने उनकी तस्वीर के साथ जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। अम्मा को रविवार को दिल का दौरा पड़ने की खबर टीवी पर देखकर उनके समर्थक रोने लगे। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी लोगों ने मंदिर में जयललिता की सलामती के लिए दुआएं मांगी। मुंबई के धारावी में शक्ति विनायकम मंदिर में जयललिता की तस्वीर के साथ अम्मा के ठीक होने की प्रार्थना की गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जयललिता के लिए माता वैभव लक्ष्मी से प्रार्थना की गई। यहाँ उनके ठीक होने के लिए हवन के साथ पूजा भी की गई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जयललिता की सलामती के लिए महामृत्युंजय जाप किया जा रहा है। शिवलिंग के पास जयललिता की तस्वीर रखकर पूजा की गई। अपोलो अस्पताल के मुताबिक सीएम जयललिता को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। जी देखिए, उनको एक कार्डियक अरेस्ट हुआ है और उसके बाद में एक्मो लाइफ सपोर्ट पे जाना ये दर्शाता है कि कंडीशन उनकी बहुत ही क्रिटिकल है। क्योंकि एक्मो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम हम मानते हैं जो कि एक टेम्पररी सपोर्ट है फॉर द लंग एंड हार्ट, जिसमें हार्ट एंड लंग को बाईपास कर दिया जाता है। रविवार शाम जयललिता को अपोलो अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा। 22 सितंबर को बुखार और डिहाइड्रेशन के बाद जयललिता को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों से जयललिता की तबीयत में सुधार हो रहा था और 19 नवंबर को जयललिता को आईसीयू से हटाकर अलग वार्ड में रखा गया था। जयललिता की खराब सेहत की वजह से तमिलनाडु में तनाव के हालात हैं। जगह जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने रैपिड एक्शन फोर्स की 9 कंपनियों को तैयार रहने को कहा है। बात हुई है हमारी। सर, किस तरह की डिप्लॉयमेंट हुई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में एक मेजर कंसर्न होएगा। नहीं, अभी लॉ एंड ऑर्डर की क्या कोई ऐसी कोई बात नहीं। तनाव को देखते हुए तमिलनाडु जाने वाली कर्नाटक रोडवेज की बसें फिलहाल रोक दी गई हैं। आज हर दिल में बस एक ही आवाज आ रही है कि कोई चमत्कार हो और अम्मा हर मुश्किल और मुसीबत को हराकर फिर वापसी करें।
चेन्नई से प्रसाद भोसेकर, मुंबई से नित्यानंद शर्मा और अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज सुबह से ही आपको जयललिता की तबीयत के बारे में अलग अलग खबरें मिल रही होंगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उम्मीद बची है अभी भी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उम्मीद और नाउम्मीदी के बीच इस वक्त हम आपको चेन्नई के अपोलो अस्पताल लेकर चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर इस वक्त हमारे साथ हैं। और प्रसाद से ही हम पूछते हैं, प्रसाद, हमारे बहुत सारे दर्शक इस वक्त सही खबर जानना चाहते हैं जयललिता को लेकर, क्योंकि अफवाहें तो आज दोपहर से ही चल रही हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त सही खबर क्या है। और आप हमें ये भी बताइए कि जिस वक्त जहां आप खड़े हुए हैं इस वक्त, उस जगह पर जयललिता के चाहने वालों की भीड़ लगी हुई है। पूरा राज्य ऐसा लगता है कि उनके लिए दुआएं कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है। उसके बारे में भी आप हमें बताइए। बिल्कुल, सबसे पहले सही खबर, यही सबसे बड़ी बात है कि सही खबर क्या है। सितंबर 22 तारीख से जब से जयललिता यहाँ पर एडमिट हुई है, तब से अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि उनको असल में हुआ क्या है। तो कई सारे नेता आए हैं, कई सारे डॉक्टर्स आए हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जो डिहाइड्रेशन और बुखार की वजह से वो यहाँ पर एडमिट हुई थी, तो असल में उनको क्या हुआ है। तो इस बारे में अभी तक सही खबर किसी के पास नहीं है। जब तक अपोलो के डॉक्टर्स या फिर AIADMK के टॉप नेता या फिर एम्स के डॉक्टर्स या फिर रिचर्ड बेल बताएंगे कि आखिर में उनको हुआ क्या, ये बताना काफ़ी मुश्किल है कि सही में उनको हुआ क्या है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोगों का तांता अभी भी है। रात के 9 बज चुके हैं, लेकिन कल रात से ही जब से उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तभी से यहाँ पर लोग, यहाँ पर खास करके AIADMK के कार्यकर्ता हो या नेता हो, ये जो ग्रेम रोड का इलाका है चेन्नई शहर के बीचों बीच, अपोलो एक काफ़ी जो है बड़ा लैंडमार्क है चेन्नई में, और ये ग्रेम रोड काफ़ी मशहूर है। लेकिन कल से ही यहाँ पर लोगों का तांता लगा है, हज़ारों की तादाद में। अभी भी हम तो अस्पताल के बिल्कुल करीब है, लेकिन 500 और 600 मीटर के दूरी पर मेन रोड है, वहाँ पर लोग अभी भी मौजूद है। जी प्रसाद, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि जयललिता में ऐसा क्या खास है, क्या ऐसा स्पेशल है कि जयललिता की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है। और आज भी हम लगातार ये बात देख रहे हैं कि जयललिता के जो फैंस हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनमें कितनी बेचैनी है। और इस वक्त तो आप उनके बीच में खड़े भी हुए हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया सवाल आपने शुरू में कहा था। उनको लाइक कीजिए या फिर उनको नापसंद कीजिए, लेकिन जयललिता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल यही बात काफ़ी सच और सही बैठती है तमिलनाडु में, कि जयललिता को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और तमिलनाडु की राजनीति एक पेक्युलर राजनीति है, अलग परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए। और सिनेमा और राजनीति दोनों ही साथ साथ चलते हैं, तो इसमें मिस्ट्री भी है, इसमें एक्शन भी है, इसमें ड्रामा भी है, कई सारे एलिमेंट्स हैं जिसको हम देख रहे हैं। जब से कामराज की सरकार चली गई थी और जब से द्रविडियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तब से आज तक सिर्फ 2 जो है नेता यहाँ पर रूल कर रहे हैं। और जब जयललिता की बात आती है तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स और भी ऐड हो जाते हैं। अभी तक जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अभी तक उनकी बीमारी के बारे में सही पता नहीं चल पाया, हालांकि कई लोगों को ये मालूम भी हो सकता है, केंद्र में हो फिर राज्य में हो, लेकिन कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है। तो जयललिता एक कैरिस्मेटिक फिगर ज़रूर है, और उनकी जो पकड़ है तमिलनाडु की राजनीति में, वो हमने कई बार देखी है, काफ़ी ज़बरदस्त है। हालांकि वो अस्पताल में है, लेकिन उनकी पकड़ या फिर उनका डर या फिर उनका खौफ कहिए, इतना है अभी भी कि कोई भी कुछ भी कहने से बचता है। जो ऑफिशियल्स होने दो या फिर AIADMK के मंत्री हो, MLAs हो, MPs हो, तो अभी भी कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। तो जयललिता की पकड़ काफ़ी मजबूत है अभी भी। जी प्रसाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सही खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और जयललिता के बारे में जैसा कि मेरे सहयोगी आपको बता रहे थे, बहुत करिश्माई उनकी शख्सियत है, और वो तमिलनाडु की राजनीति में इतनी मजबूत स्थिति में है, अपनी पार्टी में भी इतनी मजबूत स्थिति में है कि वो अस्पताल से ही इस हालत में भी शासन चला सकती हैं और चलाती आ रही हैं। जयललिता को राजनीति की दुनिया की एक अबूझ पहेली भी कहा जाता है, क्योंकि उनके आसपास बहुत मिस्ट्री है। एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी बिल्कुल फिल्मी है, जबकि कुछ लोगों की राय ऐसी भी है कि उनकी जीवन यात्रा किसी उपन्यास से कम रोमांचक और सनसनीखेज नहीं है।
आज से करीब 35 वर्ष पहले जब जयललिता का उदय तमिलनाडु की राजनीति में हुआ था, तब से लेकर अब तक उनके दोस्त हों या दुश्मन, समर्थक हों या विरोधी, राजनीतिज्ञ हों या फिर मनोवैज्ञानिक, सभी जयललिता नामक इस अबूझ पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। हमारे बहुत सारे दर्शकों को और खास तौर पर युवाओं को जयललिता के निजी और राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी। इसलिए हमने जयललिता के जीवन पर आज एक गहरा रिसर्च किया है, जिसकी मदद से हम जयललिता के जीवन की इस पहेली को आपके लिए सुलझाने की आज कोशिश करेंगे। जयललिता का पूरा नाम जयललिता जयराम है। उनका जन्म एक तमिल अय्यर परिवार में 24 फरवरी 1948 को हुआ था। वो पुराने मैसूर स्टेट, जो अब कर्नाटक का हिस्सा है, उसके मांड्या जिले के एक गांव में पैदा हुई थी। उनके दादा तत्कालीन मैसूर राज्य में एक सर्जन थे। उनके परिवार के बहुत से लोगों के नाम के साथ जय का उपसर्ग लगाया जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि उनके परिवार के संबंध मैसूर के महाराजा जय चामराज वडियार के साथ बहुत अच्छे थे। जयललिता जब 2 वर्ष की थीं, तब उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी मां जयललिता को साथ लेकर अपने माता पिता के पास उसके बाद बेंगलुरु चली गई और बाद में उनकी मां ने तमिल सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया और अपना फिल्मी नाम संध्या रख लिया। जयललिता ने पहले बेंगलुरु और बाद में चेन्नई में अपनी शिक्षा प्राप्त की और जब वो स्कूल में थीं, तब उनकी मां ने उन्हें फिल्मों में काम करने के लिए राजी कर लिया। वैसे जयललिता शुरुआत से ही एक कामयाब वकील बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें पहले फिल्मों में और उसके बाद राजनीति में धकेल दिया। लेकिन फिल्मी पर्दे से राजनीति की दुनिया में किंग मेकर बनने की कहानी उनकी निजी जिंदगी से भी शायद ज्यादा दिलचस्प है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको यह देखना चाहिए कि कैसे एक मासूम लड़की को हालात ने उस दुनिया में जाने पर मजबूर कर दिया जिससे उसे सख्त नफरत थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और वो वहां भी उसने शोहरत और कामयाबी की बुलंदियों को हासिल किया। यह जयललिता की असाधारण क्षमता ही थी कि हमारे देश के पुरुष प्रधान समाज में तमाम पुरुष उनके सम्मान में आज भी अपना सिर झुकाते हैं। जयललिता ने हमेशा अपने जीवन में कमबैक किया है, इसलिए आप उन्हें भारतीय राजनीति की कमबैक क्वीन भी कह सकते हैं। जीवन के संघर्ष से सत्ता के केंद्र तक, सत्ता के केंद्र से कानून की कैद तक और फिर वापस जीवन से संघर्ष करने वाली जयललिता की कहानी उनकी ही तरह एकदम फिल्मी है। दो साल की थी जयललिता जब उनके पिता नहीं रहे। मां संध्या को चेन्नई जाकर फिल्मों में काम करना पड़ा। जयललिता बेंगलुरु में ही पढ़ती रही। वो आगे और पढ़ना चाहती थी, लेकिन किस्मत उनको फिल्मी पर्दे पर खींच लाई। 16 साल की जयललिता को पहली फिल्म मिली और यहां से जिंदगी का ट्रैक ही बदल गया।
पर्दे पर जयललिता की जोड़ी जमी एमजीआर के साथ। 70 और 80 के दशक में एमजीआर के साथ एक के बाद एक उनकी कई सुपरहिट फिल्में आई। दोनों की उम्र के बीच 32 साल का फर्क था, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने कुल मिलाकर 28 फिल्में एक साथ की। उन्नीस 1980 की शुरुआत से ही जयललिता की जिंदगी में नेता वाला रोल शुरू हो चुका था। एमजीआर उस वक्त तक अपनी पार्टी AIADMK बनाकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके थे और जयललिता उनकी सबसे करीबी थी। यहां से जयललिता का राजनीतिक रोल शुरू हो गया। 1983 में वो राज्यसभा की सांसद बनी। वो पार्टी की प्रचार सचिव बनाई गई, लेकिन जयललिता को महत्वाकांक्षाओं की मंजिल पार करनी थी। वो पार्टी के अंदर एमजीआर के बाद सबसे ताकतवर नेता बन चुकी थी। यहां तक कि कुछ वर्षों के अंदर ही एमजीआर को उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर नजर भी रखनी पड़ी। कुछ वर्षों पहले सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में जयललिता ने एमजीआर के साथ रिश्तों पर पूछे सवाल का ये जवाब दिया था। You did 28 films together? Yes. And he brought you into politics? Yes. Did you fall in love with him? I think everyone who met him fell in love with him. He was a charismatic figure. When I was a child, I used to see his sword fights, his fencing in films. And his partner in most of these scenes was the famous villain, P.S. Veerappa. So after seeing these films, my brother and I used to come home. Then we used to have these mock fights with sticks. And I was always MGR and my brother was always the villain. And I always used to win because I was MGR. Oh, that's lovely. So the hero worship started when I was a child. He was a very warm and caring kind of person. And after mother died, he replaced her in my life. So he was everything to me. He was mother, father, friend, philosopher, guide, everything to me. He sort of took over my life. 1987 में एमजीआर के अंतिम संस्कार में जयललिता को अपमान सहना पड़ा, जब एमजीआर की पत्नी जानकी के समर्थकों ने उन्हें वहां रुकने नहीं दिया। जयललिता ने खुद को एमजीआर की विरासत का दावेदार बताया और 1989 के चुनाव में जीत हासिल करके ये साबित भी कर दिया। विरासत की लड़ाई में विरोधियों को कुचलकर और कांग्रेस के समर्थन से जयललिता 1991 में पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गई। लेकिन 1991 से 96 तक का यही वक्त जयललिता के लिए जेल जाने की वजह बनेगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। जयललिता और उनकी सबसे विश्वसनीय साथी शशिकला राजनीति की चर्चित जोड़ी बन गई। सत्ता के शाही अंदाज ने सब कुछ बदल दिया। 1995 में जयललिता ने अपने दत्तक पुत्र सुधाकरन की शादी में 1.5 लाख लोगों को बुलाया था और इसमें 6 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 1996 में जयललिता को विधानसभा चुनाव में बहुत बुरी हार मिली। वो आय से अधिक संपत्ति के मामलों में फंस चुकी थी, तमाम घोटाले और विवाद। फिर उनकी सबसे करीबी शशिकला का राजनीतिक दखल जयललिता के लिए बुरे दिनों की पटकथा तैयार हो चुकी थी। जयललिता की संपत्तियों पर पड़े छापे में 10,500 साड़ियां, 750 जोड़ी सैंडल, हीरो से जड़ा 1.5 किलो का गोल्ड वेस्ट बेल्ट, 896 किलो चांदी और 28 किलो सोना मिला था। 18 साल बाद आय से अधिक संपत्ति के केस में उन्हें 4 साल की सजा भी सुनाई गई और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। जयललिता को जानने वाले उन्हें एक ऐसा मास लीडर कहते हैं जो मूडी है। वो खुद भी अपने कई इंटरव्यूज में ये कहती रही हैं कि अब वो पुराने वाली जयललिता नहीं रही जो अपमानित होने पर अकेले में रोती थी। 2002 में जब करुणानिधि को गिरफ्तार किया गया तो उन पर बदले की कार्रवाई का आरोप भी लगा था। सिमी ग्रेवाल को दिए इंटरव्यू में जयललिता ने यह भी बताया था कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बारे में वो क्या सोचती हैं। Who used to wait to go home and then shut the door and cry in a dark room. That Jayalalitha is gone, dead forever. I don't think I've said this before, I'm saying this now. I'm not one who goes looking for a fight. No. Generally, I'm very reserved. I speak only if I'm spoken to. But if a fight comes my way, I won't run away. And nowadays, if someone gives me one blow, I'll give back 10. I don't take any nonsense from anyone nowadays.
1991 से लेकर अब तक के 25 वर्षों में जयललिता ने 6 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस पड़ाव में जयललिता की राजनीतिक ताकत सबसे ज्यादा है। उन्होंने अपनी करीबी रही शशिकला को पार्टी से बाहर निकाल दिया। वो शुरू से अपने जीवन के पुराने संघर्षों से उपजी शंका और डर के साए में रहती आई। उन्होंने किसी दूसरे पर नहीं बल्कि हमेशा खुद पर भरोसा किया। इसीलिए उनकी पार्टी हमेशा उनके आगे नतमस्तक रही। कुछ वर्ष पहले सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में जयललिता ने एक गाना भी गाया था। यह गाना आज उनकी जिंदगी पर प्रासंगिक है।